नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का आखिरी खत। जब गाड़ी वृद्धाश्रम के सामने रुकी तो सावित्री जी ने भारी आवाज़ में कहा, बेटा, मैं वहाँ अकेली कैसे रह पाऊँगी। अनन्या ने झुंझलाकर कहा, माँ, आप ज़्यादा मत सोचिए। वृद्धाश्रम में सब कुछ अच्छा है। आपके लिए यह जगह सही रहेगी। वहाँ आपकी उम्र के और भी लोग होंगे। आप अकेली नहीं रहेंगी। सावित्री जी ने मन में सोचा कि वह बोल दे, अकेलापन घर में हो या वृद्धाश्रम में, दर्द तो वही रहता है बेटी। लेकिन वह कुछ बोल ना सकी। वृद्ध आश्रम के गेट के अंदर कदम रखते ही सावित्री के जीवन का सबसे बड़ा सच सामने था। जिस समाज को वह बदलना चाहती थी, वही समाज उसकी बेटियों को अपने रंग में ढाल चुका था। क्या यह वही सावित्री थी? सावित्री देवी का जन्म एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार में हुआ था। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े झरोखे और आंगन में महकते मोगरे और चमेली के फूल। पिता रामशंकर जी एक न्यायप्रिय और विद्वान व्यक्ति थे, जो शिक्षा को सबसे बड़ा धन मानते थे। माता सुमित्रा देवी घर की लक्ष्मी थी, संस्कारों और स्नेह से भरी हुई। रमाशंकर जी अपनी बेटी को गोद में लेकर बड़े गर्व से कहते, मेरी बेटी किसी से कम नहीं। यह केवल इस घर की नहीं, बल्कि समाज को रोशनी बनेगी। उनकी बातें सुनकर सुमित्रा देवी मुस्कुराकर कहती, पर समाज की सोच बदलना आसान नहीं है पंडित जी। लोग बेटियों को आज भी पराया धन मानते हैं। रमाशंकर जी दृढ़ स्वर में कहते, तो क्या हुआ, मेरी बेटी पराया धन नहीं, बल्कि हमारे कुल का अभिमान बनेगी। सावित्री बचपन से ही विशेष थी। सावित्री का मन पढ़ाई लिखाई में बहुत लगता था। उसकी जिज्ञासा और समझदारी देखकर गुरुजन भी चकित रह जाते। जब वह रामायण या महाभारत के श्लोक सहजता से बोलती तो पिता की आंखों में गर्व के आंसू छलक आते। एक दिन पाठशाला में गुरुजी ने पूछा, बेटा, जीवन में क्या बनना चाहोगी? सावित्री ने बिना सोचे कहा, मैं ऐसी बेटी बनूंगी जो अपने माता पिता का गौरव बढ़ाए, समाज में नारी का सम्मान बढ़ाए। गुरुजी ने स्नेह से सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, काश हर घर में तुम्हारे जैसी बेटियां जन्म ले। सावित्री का बचपन सुख संपन्न था, लेकिन वह भी समाज की उस मानसिकता से अछूती नहीं रह सकी, जहां बेटियों को हमेशा दोयम दर्जे का माना जाता है। जब भी उसके घर कोई मेहमान आता तो सबसे पहले यही पूछता, पंडित जी, कोई बेटा नहीं हुआ? रमाशंकर जी मुस्कुराकर कहते, बेटा बेटी में क्या फ़र्क? मेरी बेटी मेरा गर्व है। लेकिन समाज के ताने कहाँ रुकते। बेटी तो पराया धन होती है। कुल का नाम तो बेटा ही रोशन करता है। सावित्री यह सब सुनती, लेकिन उसके माता पिता के विश्वास ने उसे कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। उन्होंने उसे हर क्षेत्र में निपुण बनाया, चाहे वह वेद पुराण का ज्ञान हो, सिलाई कढ़ाई हो या फिर घुड़सवारी और संगीत। सावित्री देवी का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। रामेश्वर जी का परिवार धन संपत्ति में संपन्न था, लेकिन उनके विचार आज भी पुराने जमाने के थे। विवाह के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। सावित्री सुंदर, शिक्षित और संस्कारी थी, जिसमें ससुराल के लोग उससे खुश रहते। लेकिन यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। कुछ वर्षों बाद जब सावित्री ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो ससुराल में खुशी की जगह सन्नाटा छा गया। सासू माँ, जो पहले उसे बेटी कहकर बुलाती थी, अब ताने मारने लगी। जब सावित्री ने अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में लिया तो उसके चेहरे पर मातृत्व की चमक थी। लेकिन तभी सासू माँ बड़बड़ाई, हे भगवान, तुमने यह लड़की क्यों दे दी? कम से कम पहली संतान तो बेटा होना चाहिए था। जेठानी ने भी व्यंग कसा, दीदी, अब तो पूजा पाठ करवाओ, नहीं तो अगली बार भी यही हाल रहेगा। रामेश्वर जी चुप थे। शायद भीतर ही भीतर समाज की इस सोच से सहमत थे। लेकिन सावित्री ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर धीरे से कहा, बेटा बेटी भगवान की देन है माँ जी।
बेटी भी उतनी ही भाग्यशाली होती है जितना बेटा। लेकिन यह सिर्फ सावित्री की सोच थी, बाकी लोग ऐसा नहीं मानते थे। उनके लिए लड़की पैदा करना किसी अभिशाप से कम नहीं था। समय बीतता गया और सावित्री ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। इस बार ससुराल वालों की प्रतिक्रिया और भी तीखी थी। जब यह खबर पूरे परिवार को मिली तो सास ने गुस्से में थाली फेंक दी। अब इस घर का वंश कैसे चलेगा? कुल दीपक कौन बनेगा? इस कल मोहिनी ने तो मेरे बेटे का नाम ही मिटा दिया। अब तो देवरानी ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। बड़ी भाभी के तो बस बेटियां ही पैदा हो सकती हैं, लड़का पैदा करने के लिए भी तो भाग्य चाहिए। सावित्री जी पर रोज़ रोज़ अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। लड़का या लड़की पैदा करना किसी औरत के बस की बात नहीं होती, यह तो सब ऊपर वाले की देन होती है। लेकिन अब परिवार के हर शख्स का रवैया सावित्री जी के लिए बदल चुका था। उनके ससुर ने तो यहाँ तक कह दिया, अब इस घर की ज़मीन जायदाद का क्या होगा? बेटा होता तो वारिस बनता। लेकिन अब रामेश्वर जी, जो पहले सावित्री के हर सुख दुख में साथ देते थे, अब चुप रहने लगे। एक रात सावित्री ने धीरे से कहा, आप भी मुझे ही दोष देते हैं? रामेश्वर जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सावित्री, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, लेकिन समाज को क्या जवाब दूँ? लोग पूछते हैं कि मेरा नाम आगे कौन बढ़ाएगा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। नाम बेटों से नहीं, कर्मों से बढ़ता है। मेरी बेटियां एक दिन इस घर का गौरव बनेंगी। अब सावित्री के लिए हर दिन संघर्ष का था। घर में उसका अपमान होने लगा। पूजा पाठ करवाए जाने लगे ताकि अगली संतान बेटा हो। कोई भी शुभ काम होता तो उसे पीछे कर दिया जाता। लड़की जनने वाली को आगे रखना अशुभ होता है। लेकिन सावित्री एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। उसके लिए बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं था। जब कभी उसके माँ बाप ने ही उसके साथ ऐसा नहीं किया तो भला वह तो आज के ज़माने की औरत थी, वह ऐसा कैसे कर सकती थी? और इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। पर सावित्री जी चुप नहीं बैठी। उसने अपनी बेटियों को अपनी ताकत बना लिया। उसने अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई और लालन पालन में अपनी पूरी जान लगा दी। जब उसकी बड़ी बेटी ने पढ़ाई में पहला स्थान प्राप्त किया तो वह गर्व से बोली, देखिए माँ जी, मेरी बेटी एक दिन इस घर का सबसे बड़ा नाम करेगी। लेकिन सास ने ठंडी आवाज़ में कहा, जो भी कर लो, बेटी कभी बेटा नहीं बन सकती। एक दिन पास पड़ोस की कुछ औरतें आई और सावित्री से बोली, बहू, बेटा तो भगवान की देन है, लेकिन कुछ उपाय करने में क्या बुराई है? सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, उपाय समाज की सोच बदलने के होने चाहिए, संतान के नहीं। बेटियां किसी से कम नहीं होती, यह मैं साबित करके दिखाऊंगी। इस तरह सावित्री ने तमाम तानों और अपमानों को सहते हुए अपनी बेटियों को पालने और उन्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की ठान ली। लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। सावित्री देवी के जीवन में तूफान तब आया जब रामेश्वर जी अचानक इस दुनिया से चले गए। वह दिन सावित्री की जिंदगी का सबसे काला दिन था। एक रात अचानक रामेश्वर जी को सीने में तेज दर्द हुआ। सावित्री ने घबराकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामेश्वर जी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उनके होठों पर बस आखिरी शब्द थे, सावित्री, हमारी बेटियों का ख्याल रखना। सावित्री की दुनिया मानो एक ही क्षण में उजड़ गई। पूरे घर में मातम छा गया। लेकिन यह मातम ज़्यादा दिन नहीं टिका, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। पति की मृत्यु के बाद सावित्री के लिए ससुराल का माहौल बदल गया। वह अब इस घर की बड़ी बहू नहीं, बल्कि एक अशुभ साया बन गई थी। सासू माँ ने घृणा से देखा और कहा, अब इस घर में रंग बिरंगे कपड़े पहनना भूल जाओ बहू।
विधवा औरतें रंगों की हकदार नहीं होती। सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी, मेरे लिए रंगों से ज़्यादा ज़रूरी मेरी बेटियाँ हैं। परिवार के बाकी लोग भी बेरुखी दिखाने लगे। पहले जो रिश्तेदार मीठे बोल बोलते थे वे अब उससे कटने लगे। कुछ ही दिनों बाद घर के बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। ससुर ने गंभीर स्वर में कहा, अब जब रामेश्वर नहीं रहे तो इस घर की जायदाद के बारे में विचार करना होगा। सावित्री चौंक कर बोली, पिताजी, यह घर तो मेरे पति की मेहनत से बना था। तभी ननद ने ताना मारते हुए कहा, भाभी, यह घर आपके मायके से लाई थी क्या? अब तो इसे बेटों में बांटना ही पड़ेगा। देवरों ने फैसला सुनाया, आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपनी बेटियों के साथ अपने मायके लौट जाएं। विधवा स्त्री का जीवन वैसे भी परिवार पर बोझ बन जाता है। सावित्री के लिए यह किसी आघात से कम नहीं था, पर उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटियों के भविष्य के लिए लड़ेगी। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। पति के जाने के बाद अब कमाने वाला कोई नहीं था। सावित्री को अपनी बेटियों के लिए कोई काम ढूंढना था, लेकिन उस दौर में एक विधवा औरत का नौकरी करना आसान नहीं था। जब वह काम मांगने जाती तो लोग अजीब निगाहों से देखते और कहते, घर में रहिए, स्त्रियों का बाहर काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और दिन रात मेहनत करने लगी। बेटियां भी माँ की हालत देखकर समझदार बन गई। बड़ी बेटी अनन्या ने माँ से कहा, माँ, मुझे स्कूल छोड़ना होगा, मैं कोई काम करूँगी ताकि आपका बोझ कम हो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, पढ़ाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। मैं तुम्हें कभी पढ़ाई से दूर नहीं करूँगी। लोगों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। देखो, यह अकेली औरत कैसे घर चला रही है, बेटियों को पढ़ा रही है, लेकिन बिना बेटे के इसका सहारा कौन बनेगा? सावित्री ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया, मेरी बेटियां ही मेरा सहारा बनेंगी। जिस दिन वे अपने पैरों पर खड़ी होंगी उसी दिन समाज को जवाब मिलेगा। धीरे धीरे बेटियां बड़ी होने लगीं। उनकी मेहनत रंग लाई। बड़ी बेटी अनन्या ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और नौकरी में लग गई। छोटी बेटी नंदिनी पढ़ाई में अव्वल थी। सावित्री को अब लगने लगा था कि उसके संघर्ष के दिन खत्म हो रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सबसे बड़ा संघर्ष बेटियों के हाथों ही मिलेगा। सावित्री देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटियों को पालने, पढ़ाने और काबिल बनाने में लगा दी। उसने दिन रात सिलाई की, दूसरों के कपड़े सिए, ट्यूशन पढ़ाए, यहाँ तक कि कई बार आधा पेट खाकर भी अपनी बेटियों की ज़रूरतों को पूरा किया। जब भी कोई कहता बेटियां बोझ होती हैं, इन्हें पढ़ाने का क्या फ़ायदा, तो वह सिर ऊंचा करके कहती, मेरी बेटियां मेरा अभिमान है और एक दिन ये दुनिया को दिखा देंगी कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। और सचमुच उसकी मेहनत रंग लाई। बड़ी बेटी अनन्या चंडीगढ़ में एक बड़े पद पर नौकरी करने लगी और छोटी बेटी नंदिनी का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हो गया। सावित्री को लगा कि अब उसका संघर्ष खत्म हो गया, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सबसे बड़ा दुख उसे उन्हीं बेटियों से मिलेगा जिनके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अब सावित्री की उम्मीद नंदिनी पर थी। नंदिनी एक बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी और अच्छी इंसान थी। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनके प्रति सेवा भावना रखती थी। नंदिनी के पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। नंदिनी अक्सर अपनी माँ के साथ समय बिताती थी और उनके सुख दुख का पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नंदिनी का पति विदेश चला गया। उनको अपनी नौकरी के लिए अमेरिका जाना पड़ा था। अब नंदिनी को भी अपने पति के साथ अमेरिका जाना था, लेकिन उस पर उसकी माँ की जिम्मेदारी भी थी। नंदिनी ने
अपनी माँ से फ़ोन करके उन्हें पूरी बात बताई और उनसे कहा, माँ, मुझे भी नवीन के साथ अमेरिका जाना है, इसलिए आप कुछ दिनों तक दीदी के साथ रह सकती हैं। मैं जैसे ही वापस आती हूँ आपको अपने पास ले आऊँगी। जब नंदिनी ने अपनी माँ से यह बात बताई तो सावित्री की आंखों में उम्मीद की चमक थी। बेटा, अब तू चली जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँ? नंदिनी असहज हो गई। माँ, मैं भी क्या करूँ? वहाँ जाकर घर संभालना होगा, पति की देखभाल करनी होगी। मैं चाहकर भी आपको नहीं ले जा सकती। सावित्री के चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में आंसू। बेटा, जिस माँ ने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसके लिए तेरे घर में कोई जगह नहीं? नंदिनी ने नज़रें झुका ली। माँ, मेरी भी मजबूरी है, लेकिन मैं आपके रहने का पूरा इंतजाम करके जाऊंगी। पहले मैं दीदी से बात करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सावित्री जी उम्मीद लगाए बैठी थी कि अब उसकी बड़ी बेटी अनन्या उसे अपने पास बुला लेगी, लेकिन अनन्या ने तो पहले ही अपनी मजबूरी दिखाते हुए माँ को अपने पास रखने के लिए मना कर दिया था। नंदिनी ने अनन्या से कहा, दीदी, बस साल भर की तो बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी तो माँ मेरे साथ रहेगी, तब तक आप इन्हें अपने साथ रख लीजिए। लेकिन अनन्या ने नंदिनी को साफ मना कर दिया। उसने कहा, नंदिनी, तुम छोटी हो, तुम माँ के साथ रहती आई हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम इसे टाल नहीं सकती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ से पीछा छुड़ाने के लिए तुमने विदेश जाने का फैसला किया है? अनन्या की बात सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, दीदी, आप किस तरह की बात कर रही हैं? यह हमारी माँ हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं भला ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? ठीक है, मुझे सब पता है, लाओ माँ से बात कराओ। नंदिनी ने फ़ोन माँ के हाथ में दे दिया। अनन्या ने झिझकते हुए कहा, माँ, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है, ऊपर से घर परिवार भी देखना पड़ता है। आप तो जानती हैं, बड़े शहरों में जगह की भी परेशानी होती है। सावित्री का दिल धक से रह गया। बेटा, तेरा घर तो बहुत बड़ा है ना? अनन्या ने ठंडी आवाज़ में कहा, माँ, बड़ा तो है, लेकिन अब ससुराल वालों की जिम्मेदारियाँ भी तो हैं, आप समझ रही हैं ना? उस दिन सावित्री को पहली बार एहसास हुआ कि जिस बेटी को उसने अपने खून पसीने से पाला, वह अब उसे अपने साथ रखने में हिचकिचा रही थी। जब दोनों बेटियों ने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी, सावित्री जी परेशान हो उठी। बड़ी बेटी अनन्या उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहती थी और छोटी बेटी नंदिनी मजबूर थी, उसे अपने पति के साथ विदेश जाना था। अब क्या करें? नंदिनी का विदेश जाने का समय नज़दीक आ रहा था, तो एक दिन अनन्या अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए घर आई। बड़ी बेटी अनन्या ने आखिरी बार किया, उसने सावित्री जी का घर बेचने का फैसला कर लिया। अनन्या ने कहा, माँ, आपका पुराना घर अब रहने लायक नहीं रहा, मैं उसे बेच रही हूँ। जो पैसे मिलेंगे उससे आपको एक वृद्धाश्रम में अच्छे से रख सकते हैं। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये घर तुम तेरे पापा का आखिरी निशानी है बेटा? अनन्या ने झुंझलाकर कहा, माँ, पापा नहीं रहे, अब इस घर का क्या करना? आपकी देखभाल के लिए भी तो पैसे चाहिए। सावित्री के हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वह दिन घूमने लगे जब उसने इस घर में पहली बार कदम रखा था, जब उसने अपनी बेटियों को गोद में खिलाया था, जब उसने भूखे रहकर भी उन्हें खाना खिलाया था, और आज वही बेटियां उसे इस घर से निकाल रही थी। कुछ दिनों बाद अनन्या ने सावित्री को वृद्धाश्रम छोड़ने का इंतजाम कर लिया। गाड़ी में बैठी सावित्री देवी खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या मेरी ममता इतनी बोझ बन गई थी कि मेरी अपनी बेटियां मुझे अपने साथ नहीं रख सकी?
उनकी बड़ी बेटी अनन्या और उसके पति बातचीत में मशगूल थे। जब गाड़ी वृद्धाश्रम के सामने रुकी तो सावित्री जी ने भारी आवाज़ में कहा, बेटा, मैं वहाँ अकेली कैसे रह पाऊंगी? अनन्या ने झुंझलाकर कहा, माँ, आप ज़्यादा मत सोचिए, वृद्धाश्रम में सब अच्छा है, आपके लिए ये जगह सही रहेगी। वहाँ आपकी उम्र के और भी लोग होंगे, आप अकेली नहीं होंगी। सावित्री जी ने मन में सोचा कि मैं बोल दूँ, अकेलापन घर में हो या वृद्धाश्रम में, दर्द तो वही रहता है बेटी। लेकिन वह कुछ बोल ना सकी। सावित्री ने एक बार गहरी सांस ली और अनन्या की तरफ देखा। बेटा, तू सच में मुझे यहीं छोड़कर जा रही है? अनन्या ने नज़रें चुराकर कहा, माँ, मेरी भी मजबूरी है, घर में जगह नहीं है, ऊपर से ऑफिस की भागदौड़, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन सावित्री जी की आंखें भर आई। उसे वह दिन याद आ गया जब पहली बार अनन्या को स्कूल छोड़ने गई थी। तब अनन्या कैसे उसका हाथ पकड़कर रोने लगी थी और सावित्री जी ने उसे अपने गले से लगा लिया था और कितने प्यार से समझाया था। लेकिन आज अनन्या इतनी बेरहमी से उसे वृद्ध आश्रम में छोड़कर जा रही थी। अनन्या ने खामोशी से नज़रें फेर ली। माँ, मैं जल्द ही मिलने आऊँगी, आप अपना ध्यान रखना। सावित्री ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, बेटा, माँ को कोई छोड़ता नहीं, माँ तो बस खुद ही पीछे छूट जाती है। वृद्ध आश्रम के अंदर पहुँचते ही एक वृद्ध ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। बेटा, नई मेहमान आई हैं। अनन्या के पति ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, यह मेरी माँ है, कृपया इनका ध्यान रखना। सावित्री का दिल अंदर से छलनी हो गया। बेटा, ध्यान रखना तो अपनों का फर्ज होता है, इसे किसी और को सौंपा नहीं जाता। अनन्या ने घड़ी देखी और बोली, माँ, हमें अब चलना चाहिए, समय कम है, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी जल्दी है बेटा? मैं तो तुझे अपने बचपन की कहानियाँ भी नहीं सुना पाई। वो दिन याद हैं जब तू इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती। अनन्या के पति ने फिर से उसका हाथ पकड़कर खींचा। चलो, देर हो रही है। सावित्री ने एक आखिरी बार अपनी बेटी को देखा। बेटा, मैं दरवाजे तक छोड़ने आऊं? अनन्या ने सिर झुका लिया और जवाब नहीं दिया। बस जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठी और गाड़ी आगे बढ़ गई। सावित्री वृद्ध आश्रम के गेट पर खड़ी रही। उसकी आंखों के आगे धुंध छा गई। लेकिन अब यह उम्र की वजह से नहीं था, यह उसकी आंखों में भर आए आंसू की वजह से था। जिस बेटी की एक आवाज़ पर मैं दौड़कर आती थी, वही आज मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वह धीरे धीरे अंदर गई और एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। गाड़ी चली गई। वृद्ध आश्रम के गेट के अंदर कदम रखते ही सावित्री के जीवन का सबसे बड़ा सच सामने आ गया। जिस समाज को वह बदलना चाहती थी, वही समाज उसकी बेटियों को अपने रंग में ढाल चुका था। क्या यह वही सावित्री थी जिस औरत ने दुनिया से लड़कर अपनी बेटियों को पढ़ाया, जिसने उन्हें काबिल बनाया, जिसने खुद को भूखा रखकर भी उनके सपनों को पाला? आज वही औरत इस वृद्ध आश्रम की दीवारों में अकेली रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में कोई शिकायत नहीं। बस एक सवाल था, क्या बेटियां भी बेटों की तरह स्वार्थी हो गई हैं? क्या अनन्या और नंदिनी को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वे समझेंगे कि माँ के बिना उनका जीवन अधूरा है? गाड़ी में बैठी अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने खुद को समझाया, मैंने माँ के लिए अच्छा किया। यह जगह उनके लिए ठीक है शायद, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल उसे कचोट रहा था। क्या अगर मैं बूढ़ी हुई और मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया, तो क्या मैं इस तकलीफ़ को सह पाऊँगी? पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ को अकेलेपन के अंधेरे में धकेल कर वह खुद रोशनी की तलाश में चली गई थी।
वृद्ध आश्रम में दिन गुजरते गए, लेकिन सावित्री देवी की आंखों हर रोज उसी दरवाजे की तरफ टिक जाती जिस रास्ते से अनन्या गई थी। हर शाम जब गेट खुलता तो वह उम्मीद से बाहर देखती, शायद आज मेरी बेटी आएगी, शायद आज उसे एहसास होगा कि माँ के बिना घर अधूरा है। लेकिन हकीकत और उम्मीदों के बीच का फासला कभी पाटा नहीं जा सका। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, लेकिन न अनन्या आई, न नंदिनी ने कोई खबर ली। उस दिन सावित्री देवी वृद्धाश्रम के आंगन में बैठी। मौसम सुहाना था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। एक बुजुर्ग महिला पास आई और बोली, सावित्री बहन चलो अंदर चलते हैं, ठंडी हवा लग जाएगी। सावित्री की आंखें अभी भी गेट पर टिकी थी। तू जा बहन, मुझे थोड़ा और इंतज़ार करने दे, मेरी बेटी को आना था। लेकिन इंतज़ार का यह सिलसिला कभी पूरा नहीं हुआ। वह वहीं बैठी रही, अपलक गेट को देखती रही और फिर धीरे धीरे उनकी पलकें झुक गई, उनकी सांसें रुक गई और उनकी आंखों में आखिरी पल तक सिर्फ इंतज़ार ही बचा रहा। कई महीनों बाद एक दिन अनन्या को अचानक एक फ़ोन आया, मैडम सावित्री देवी अब इस दुनिया में नहीं रही, आप चाहें तो उनका सामान आकर ले जा सकती हैं। फ़ोन सुनकर अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मरोड़ दिया हो। वह दौड़कर वृद्धाश्रम पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। माँ की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा था। वृद्धाश्रम की एक महिला ने उसे माँ का पुराना बैग पकड़ाया। आपकी माँ हर दिन आपका इंतज़ार करती थी, आखिरी दिन तक गेट की तरफ देखती रही, पर आप नहीं आई। अनन्या की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर सिर्फ कुछ पुराने कपड़े, एक जोड़ी चप्पल और एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी अनन्या, मेरी नंदनी, बचपन में जब तुम गिरती थी तो मैं तुम्हें संभाल लेती थी, लेकिन आज जब मैं गिरी तो कोई नहीं था संभालने के लिए। मैं जानती हूँ तुम व्यस्त थी, तुम्हारी अपनी दुनिया थी। मैं कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहती थी, लेकिन क्या माँ से सिर्फ यही उम्मीद की जाती है कि वह बस जन्म दे और फिर भुला दी जाए। आज मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है, बस एक अधूरा इंतज़ार छोड़कर जा रही हूँ। अनन्या की आंखों से आंसू टपकते गए। वह बेंच पर बैठ गई जहाँ सावित्री देवी अपनी आखिरी सांस तक बैठी रहती थी। उसने उस बेंच को छूकर फपक कर रोना शुरू कर दिया। माँ, आपने मुझे माफ़ तो किया, लेकिन मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।